अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब जो है खैरियत से होंगे। सो आज है हमारा लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 6 में आज हम लोगों ने जो टॉपिक्स कवर करने हैं, एक्चुअली में काफ़ी जो है वही लेंथी टॉपिक है, तो इसलिए जो है मैं कोशिश करूंगी कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँ इस वीडियो को। तो लेक्चर नंबर 6 एंड 7 इसी के अंदर जो है वो मतलब इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हम लोग कवर कर लेंगे। सो आज जो है वो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की बात करने लगे हम लोग। सबसे पहले जो है वो आपको पता है कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे तभी जो है वो हमारी स्टडी कंप्लीट होती है। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जो बेसिक मतलब मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर लाइक सीपीयू, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी, रोम, रैम, फ्लैश मेमोरी, कैशे मेमोरी, कंप्यूटर क्लॉक क्या होता है, टाइप्स ऑफ बसेस मतलब कितनी बसेज हैं और क्या उनकी टाइप्स हैं वो डिटेल में करनी है। इसके अलावा व्हाट इज को प्रोसेसर एंड व्हाट इज टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। टोटल ये 12 टॉपिक्स हैं जो इसी टॉपिक के अंदर कवर होंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर। हम जो है वो 6 जो है वो इस वीडियो में कवर कर दूंगी, 6 इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देती हूँ। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसके अंदर तकरीबन ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। कुछ टॉपिक्स हैं शायद वो यहाँ पर ना हो, हम उनको अलग से कर लेंगे। सो सबसे पहले जो हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज सिस्टम यूनिट। एज यू नो दैट सिस्टम यूनिट इज अ केस दैट कंटेन्स डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। जो सिस्टम यूनिट होता है हमारा, जिसको हम लोग इसके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर जो है वो हमारा कंप्यूटर का कह लें आप लोग कंट्रोल सिस्टम या जो भी सिस्टम यूनिट है वो कंप्लीट होता है। आर कंप्यूटर मस्ट हैव अ सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट इज मेड ऑफ प्लास्टिक और मेटल टू प्रोटेक्ट द कंपोनेंट्स इनसाइड इट। द सिस्टम यूनिट टिपिकली कंटेन्स मदरबोर्ड, ठीक है, प्रोसेसर, मेमोरी, हार्ड डिस्क एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो सिस्टम यूनिट के अंदर तक ये सारी जो है वो चीज़ें होती हैं। लाइक जो है वो हमारे पास क्या क्या होता है, पोर्ट्स होती हैं सिस्टम यूनिट के अंदर। इसके अलावा वीडियो कार्ड होगा, हार्ड ड्राइव होगी, मेमोरी स्लॉट्स होंगी, बसेस होती हैं, रैम होती है, रोम होती है, पावर सप्लाई के लिए होता है, प्रोसेसर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सिस्टम यूनिट के अंदर आ जाती हैं। ओके, आगे जो है वो हमारे पास टॉपिक जो था कि सिस्टम यूनिट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, उसके अंदर एक कंपोनेंट मदरबोर्ड भी आता है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। मदरबोर्ड क्या होता है, एक कम्युनिकेशन मीडियम है, ठीक है, फॉर इंटायर कंप्यूटर सिस्टम। पूरे इंटायर कंप्यूटर सिस्टम के लिए जो एक कम्युनिकेशन मीडियम का काम करता है, कंपोनेंट्स के दरमियान में जो होता है, मतलब कि कंपोनेंट्स के दरमियान में कम्युनिकेशन मीडियम का जो काम करेगा वो होगा हमारे पास मदरबोर्ड। अब इन मेन सर्किट बोर्ड इनसाइड सिस्टम यूनिट, ये क्या है, एक मेन सर्किट बोर्ड है सिस्टम यूनिट के अंदर। इसको सिस्टम बोर्ड भी बोला जाता है, इसको मेन बोर्ड भी बोला जाता है। ऑल कंपोनेंट्स और द डिवाइसेस सिस्टम्स आर कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड। जितने भी डिवाइसेस होंगे और जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब मदरबोर्ड की जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट लाइक पोर्ट होती है, एक्सपेंशन स्लॉट होती है, ड्राइव कंट्रोलर, बेसिक इनपुट आउट बेसिक BIOS यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। इसके अलावा जो है वो मेमोरी स्लॉट होती है, CPU सॉकेट होता है, बस होता है। तो पोर्ट्स क्या होती हैं, कनेक्शन के लिए जो है वो पोर्ट्स बनती हैं। बेसिकली कनेक्शन का कह लें आप लोग, पॉइंट जो होता है ना कंप्यूटर के अंदर या फिर CPU के अंदर, वो होती हैं पोर्ट्स। एक्सपेंशन स्लॉट क्या होंगी, enables you to connect an expansion card। तो जैसे आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि मदरबोर्ड की पिक्चर दिखाई गई है आपको, उस मदरबोर्ड की पिक्चर में जो है वो आपको नजर आ रही है एक्सपेंशन स्लॉट्स भी नजर आ रही है, ठीक है। ये जो व्हाइट लाइंस है ये क्या है, एक्सपेंशन स्लॉट है। इसके अलावा पोर्ट बनी हुई है और एक्सपेंशन कार्ड बनी हुई है। अब एक्सपेंशन कार्ड का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं, एक्सपेंशन कार्ड्स का इस्तेमाल होता है इसलिए ताकि हम इंक्रीज कर सकें कंप्यूटर की या फिर सिस्टम की इन फंक्शनैलिटी को, और वीडियो और साउंड आपको ज़्यादा इनहेंस वे में, ज़्यादा प्रॉपर वे में शो हो सकें। तो इसलिए जो है एक्सपेंशन स्लॉट्स या एक्सपेंशन कार्ड्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ड्राइव कंट्रोलर बायोस। ड्राइव कंट्रोलर बायोस का बेसिकली मकसद ये होता है कि CPU को इनेबल करना है कि वो ड्राइव्स के साथ लाइक चाहे फ्लॉपी ड्राइव हो जाए, डिस्क के साथ कम्युनिकेशन हो जाए, तो उसको इनेबल करता है। उसके बाद आता है मेमोरी स्लॉट। अब मेमोरी स्लॉट मॉड्यूल्स क्या करते हैं, ये मेमोरी ये प्रोग्राम्स को, डाटा को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। देन आता है CPU सॉकेट। CPU सॉकेट वो प्लेस होती है जहां पर हमारा प्रोसेसर जो है वो एम्बेडेड हुआ होता है। और लास्ट वन हमारे पास आता है बस। मदरबोर्ड के ऊपर बसेस का काम क्या होता है, बसेस का काम होता है कि कंपोनेंट्स के दरमियान में डाटा फ्लो करवाना है, तो वो बसेस का काम होगा। और एज यू नो दैट के बसेस की 3 टाइप्स होती हैं और तीनों बसेस जो है वो डिफरेंट कामों के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ तक हमारा मदरबोर्ड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके जी, अब हम लोग बात कर लेते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। एज यू नो दैट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है। तो मीन्स दैट कंप्यूटर की जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो बेस कर रही होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ओनली प्रोसेसर भी बोला जाता है। और अभी जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी हमारी
यानी कि सीपीयू सॉकेट की, कि सीपीयू सॉकेट होल्ड करता है प्रोसेसर को। तो सीपीयू सॉकेट जो है वो सीपीयू सॉकेट के ऊपर जो है वो प्रोसेसर होता है, और प्रोसेसर जो है वो एम्बेडेड होता है हमारे मदरबोर्ड के ऊपर। इट इज लोकेटेड ऑन मदरबोर्ड, इट कैरीज आउट मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का जितना भी वर्कलोड होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हैंडल करता है, वेदर वो कंट्रोलिंग के हवाले से काम हो या फिर अर्थमेटिक या लॉजिक यूनिट के हवाले से काम हो, तो वो सारा काम हमारे जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का होता है। All functions of the processor usually are on a single chip in a personal computer. प्रोसेसर को जो वो सिंगल चिप भी कहा जाता है। द मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोसेसर चिप आर आल्सो प्रोवाइडिंग मल्टी कोर प्रोसेसर। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है मल्टी कोर प्रोसेसर का। तो एक सिंगल चिप का कंटेन्स टू सेपरेट प्रोसेसर, सिंगल चिप होती है लेकिन टू सेपरेट प्रोसेसर उसके ऊपर होंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि मल्टी कोर प्रोसेसिंग यहाँ पे हो रही है। अब समटाइम्स ऐसा होता है, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डिपेंड करता है। समटाइम्स ऐसे होता है कि अगर दो प्रोसेसर हैं तो उसको डुअल कोर बोला जाता है। अगर चार प्रोसेसर्स हैं, एक ही चिप के ऊपर चार प्रोसेसर्स हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड कोर। अब इनका फायदा क्या होता है, अगर आप खुद सोचें, जहां पर एक ब्रेन काम कर रहा है वहां पर प्रोसेसिंग नो डाउट जो है वो तेज है, या स्पीड उसकी अच्छी है, या फिर ओवरऑल प्रोसेसिंग अच्छी है। अब जहां पर डुअल कोर है, यानी कि दो प्रोसेसर्स एक ही साथ काम कर रहे हैं, तो वहां पर जो है वो स्पीड और ज्यादा अच्छी होगी, हमें जो है वो डाटा हैंडलिंग करने में ज्यादा हेल्पफुल होगी डुअल कोर प्रोसेसिंग। अब जैसे कि उन्होंने यहाँ पे लिखा है, फॉर एग्जांपल इफ वन कोर इज बिजी इन एग्जीक्यूशन एन इंस्ट्रक्शन, अनदर कैन हैंडल इनकमिंग डाटा और इंस्ट्रक्शंस। अब डुअल कोर का क्या फायदा हो गया कि अगर दो प्रोसेसर लगे हो, उनका फायदा क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल एक जो है वो बिजी है प्रोसेसर, तो दूसरा प्रोसेसर दूसरे डाटा को हैंडल करेगा, तो इससे क्या होती है, मल्टीटास्किंग हो जाती है और हमारा काम मिनटों में हो जाएगा। जहां एक काम को करने के लिए एक पर्सन है, वहां एक ही काम को करने के लिए दो पर्सन होंगे, तो काम जो है वो ज्यादा आसान हो जाएगा। आगे जो है उन्होंने बताया हुआ है कि मल्टी कोर प्रोसेसर आजकल जो है वो डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से, कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से डिफरेंट आती है। जैसे कि क्वाड कोर भी आती है, ठीक है, क्वाड कोर आ रही है, 6 कोर आ रही है, 8 कोर आ रही है। मतलब जितने ज्यादा प्रोसेसर होंगे स्पीड भी उतनी अच्छी होगी और प्रोसेसिंग का टाइम भी उतना ही जो है वो कम, मतलब कि कम टाइम के अंदर आपकी जो है वो एग्जीक्यूशन हो जाएगी। डुअल कोर वो होता है जिसमें 2 सेपरेट प्रोसेसर्स होंगे, क्वाड कोर वो होगा जिसमें 4 सेपरेट प्रोसेसर्स होते हैं। तो ये डिटेल जो है वो आप लोग बुक से देख लीजिएगा, आपको अच्छे से इसकी जो है वो पता चल जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट वन। अब जैसे कि हम सब जानते हैं सीपीयू है, अगर हम लोग बात करते हैं सीपीयू की, तो ये जो कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट ये भी जो है वो सीपीयू से बिलोंग करता है, और इसी तरह एएलयू जो है वो ये भी किससे बिलोंग करता है, सीपीयू से, क्योंकि ये दोनों जो है वो सीपीयू के पार्ट्स होते हैं। इन दोनों के मिलने से जो है वो, इन दोनों के कंबाइन होने से हमारे पास क्या बनता है, सीपीयू बनता है। क्लियर? ओके जी। CPU must contain arithmetic and logic unit and the control unit। arithmetic and logic unit का आप सबको अच्छे से पता है, इसका काम होता है, इसने वो सारे काम हैंडल करने जिसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते हो या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हो। अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे कि सिंपल सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन वगैरह हो जाएगा, और लॉजिक यूनिट के अंदर परफॉर्म्स लॉजिकल ऑपरेशन सच एज कंपैरिजन के, लेस देन, इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल, ये सारे काम जो है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के हवाले से। ओके, तो इसके बाद हमारे पास आता है कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट का बेसिक काम क्या होता है, कंट्रोल करना है कंपोनेंट्स को भी और साथ ही साथ सारे ऑपरेशंस को भी कंट्रोल करना है। ठीक है, ओनली कंपोनेंट्स को नहीं, जितने भी ऑपरेशंस है उनको भी कंट्रोल करना है। ओके जी। अब हम जब कंट्रोल यूनिट की बात करते हैं, कंट्रोल यूनिट जैसे कि नेम से पता चल रहा है, कंट्रोल यूनिट का बेसिकली सारा काम होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम होता है। जिस तरह एक सुपरवाइजर होता है वो सारी चीजों को खुद नहीं करता है, वो क्या करता है, कंपोनेंट से चीजें, कंपोनेंट से टास्क करवाता है, उनकी कंट्रोलिंग, उनकी मॉनिटरिंग, उनकी कोऑर्डिनेशन, इसके ऊपर वर्क करना होता है कंट्रोल यूनिट ने। अब कंप्यूटर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको हैंडल करने का काम किसका है, कंट्रोल यूनिट का। ठीक है, अब कंट्रोल यूनिट ने बाय इटसेल्फ खुद कुछ नहीं करना, लेकिन सारे काम करवाने हैं। अब यहाँ पर एक चीज का आएगा, क्लॉक पल्सेस। क्लॉक पल्सेस का क्या मतलब है, यूनिट टाइम के अंदर किस ऑपरेशन को कब तक कंप्लीट करना है और सारी चीजों को रेगुलेट करना है, ये सारा काम जो है वो कंट्रोल यूनिट करेगा। वर्किंग समझने के लिए जो है वो कंट्रोल यूनिट 3 स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहला इसका स्टेप होता है फेच करना, देन डिकोड करना, देन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना। अब फेच का मतलब क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन फेच की जाती है मेमोरी से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो भी इंस्ट्रक्शन अगर एग्जीक्यूट होने वाली है तो सबसे पहले वो लोड होती है मेन मेमोरी के ऊपर, यानी कि हमारी टेम्परेरी मेमोरी के ऊपर। अब जो है वो कंट्रोल यूनिट, उसने क्या करना है, इंस्ट्रक्शन को पहले फेच करना है, कहाँ से, मेमोरी में से। जैसे इंस्ट्रक्शन फेच हो जाती है
मेन मेमोरी, ठीक है, उसको किया जाता है डिकोड। डिकोड का मतलब होता है उस इंस्ट्रक्शन को चेंज करना है कंप्यूटर लैंग्वेज में। देन उस इंस्ट्रक्शन को किया जाता है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने के बाद आउटपुट डिवाइस के थ्रू यूजर को जो है वो उसका रिजल्ट दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली सारा काम किसने करवाना है, कंट्रोल यूनिट ने। कंट्रोल यूनिट एज अ सुपरवाइजर काम करेगा और ये सारी चीजें कंट्रोल यूनिट अपने डिफरेंट कंपोनेंट से काम करवाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे यही चीज जो है उन्होंने आपकी बुक पर भी मेंशन की गई है कि इंस्ट्रक्शंस को क्या किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है या डिकोड किया जाता है, और देन जो है वो कंट्रोल यूनिट एग्जीक्यूट करके इंस्ट्रक्शन अपना रिजल्ट दे देता है। तो यहाँ तक जो है वो कंट्रोल यूनिट की वर्किंग कंप्लीट हो जाती है। ओके, इसके बिल्कुल नीचे आपको जो है वो मशीन साइकिल नजर आएगा। बेसिकली मशीन साइकिल जो है वो इसी तरह है कि जैसे हम लोग अगर बात करें कि वर्किंग किस तरह होती है कंप्यूटर के अंदर, तो वो सारी जो है वो एक साइकिल के थ्रू जो है वो बताने की कोशिश की जाती है, या सीक्वेंस ऑफ एक्शंस होते हैं जिनको परफॉर्म करके हम कोई भी ऑपरेशन अपने कंप्यूटर के अंदर कर रहे हैं, तो उनको जो है वो मशीन साइकिल का नाम दे दिया गया है। अब मशीन साइकिल भी बेसिकली यही होता है कि एक इंस्ट्रक्शन को फेच किया जाए। इस साइकिल के यानी कि 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन, इंस्ट्रक्शन फेच की जाए, देन इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाए या इंटरप्रेट किया जाए, और देन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाए। और अगर जो है वो नीड है परमानेंट स्टोरेज की, तो देन उसको क्या है, मेमोरी के अंदर स्टोर भी कर लिया जाए। अब मशीन साइकिल के अंदर जो है वो ये 4 स्टेप्स है। इन्हीं 4 स्टेप्स को यहाँ पर डायग्राम की शक्ल में भी बनाकर दिखाया गया है आपको, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले देखिए जरा, इंस्ट्रक्शन क्या की गई है यहाँ पर, फेच की गई है, यानी कि रिट्राइव द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फ्रॉम द मेमोरी। अब रैम के अंदर जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है वो सबसे पहले हमारी मेन मेमोरी के अंदर लोड होती हैं। तो मेमोरी के अंदर इंस्ट्रक्शन जो लोड की गई उसको पहले किया जाता है फेच। देन उसको सेकेंड फेज के अंदर कंट्रोल यूनिट जो है वो उसको क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा, यानी कि डिटरमाइंस करेगा कि असल में हमने काम कौन सा करना है इंस्ट्रक्शन के ऊपर, मतलब इंस्ट्रक्शन के ऊपर ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है, वेदर वो लॉजिकल ऑपरेशन है, यानी कि इंस्ट्रक्शन को समझने की कोशिश की जाती है कंप्यूटर के थ्रू, सॉरी कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को समझने की कोशिश करता है कि इंस्ट्रक्शन ने काम कौन सा करना है। देन जो है इंस्ट्रक्शन को एक्चुअल में परफॉर्म किया जाता है, यानी कि इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके उसका रिजल्ट तैयार किया जाता है। देन लास्ट वन, यहाँ पर जो व्हाइट कलर का एरो आपको शो होगा, ये किसका, इस एरो का क्या है, राइट बैक और स्टोरेज, यानी कि हमने इंस्ट्रक्शन को रिजल्ट रखवाना है ना अब हमने अपनी मेमोरी में, तो वो जो है वो स्टोरिंग के हिसाब से आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, इसी मशीन साइकिल को कुछ नेम दिए जाते हैं, जैसे कि मशीन साइकिल भी इसको कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल भी इसको कहा जाता है। और जितने टाइम में एक साइकिल कंप्लीट होता है ना, वो टाइम क्या होगा, या जो टाइम लगेगा हमें फेच या डिकोड करने में इंस्ट्रक्शन को, वो होता है इंस्ट्रक्शन टाइम। और आई टाइम, द टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एंड स्टोर, जो टाइम रिक्वायर होता है एग्जीक्यूट करने में और स्टोर करने में, उसको हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूशन टाइम या फिर ई टाइम। ये जो है ना आपके एमसीक्यूज के हिसाब से ये चीजें थोड़ी सी प्रिपेयर होती हैं जी। तो यहाँ तक हमारे 3 मेन टॉपिक्स कवर हो गए हैं। हम लोगों ने मदरबोर्ड भी कर लिया है, वो यहाँ पर मेंशन नहीं है लेकिन वो भी करना है हम लोगों ने। मदरबोर्ड हमारा कंप्लीट हो चुका है। सीपीयू हम लोगों ने आज कवर कर लिया। इसके साथ हम लोगों ने आज कंट्रोल यूनिट कवर कर लिया है, एएलयू जो है वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट फर्दर जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हमारे पास है मेमोरी, ठीक है। तो अब हम लोग मेमोरी को देख लेते हैं कि व्हाट इज मेमोरी। यहाँ पर आपको जो है वो मेमोरी का टॉपिक मिल जाएगा और ये है पेज नंबर 106 आपकी बुक का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। अब हम लोगों ने पढ़ना है कि मेमोरी असल में होता क्या है। कंप्यूटर के अंदर वो एरिया जहां पर आप डाटा स्टोर कर रहे हो वो है आपकी मेमोरी। जैसे कि अगर हम लोग घरों में बात करते हैं, घरों में अलमारियां पड़ी होती हैं या डिफरेंट जो है वो बॉक्सेस कह लें आप लोग, या ऐसी चीजें जहां पर आप अपनी चीजें सेव करके रख सकें, तो वो क्या है, आपका सेविंग एरिया है। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर जो सेविंग एरिया है जिसके अंदर आप अपनी डाटा और इंस्ट्रक्शंस को सेव कर सकते हैं, वो होती है हमारे पास मेमोरी। अब प्रोसेसर ने हमेशा एक्सेस करना है डाटा और इंस्ट्रक्शन मेमोरी से, और देन उसको जो है वो एग्जीक्यूट करता है, या जो भी उसके ऊपर प्रोसेसिंग करना है वो बाद में करता है। It consists of one or more chips on motherboard or some other circuit boards in the computer. और अब स्ट्रक्चर मेमोरी का किस तरह के होता है? The main memory of a computer consists of thousands or millions of cell storage locations. अच्छा जी, यहाँ पर क्या होते हैं, छोटे छोटे आप लोग कह लें ब्लॉक्स बने होते हैं, ठीक है, मेमोरी में। अब मेन मेमोरी की बात हो रही है, तो मेन मेमोरी हमेशा याद रखें, मेन मेमोरी जो है वो टेम्परेरी मेमोरी की, यहाँ पर ये लोग बात, मतलब कि मेन मेमोरी जो है टेम्परेरी मेमोरी, कंप्यूटर की जो टेम्परेरी स्टोरेज है वो मेन मेमोरी, जहाँ पर हर चीज जो है वो पहले लोड होती है बाद में एग्जीक्यूट होती है। इवन जब आप कंप्यूटर टर्न ऑन करते हैं तो सबसे पहले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में लोड होता है, देन उसकी जो है वो वर्किंग स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर उन्होंने बात की है कि मेन मेमोरी जो होती है ना, यहाँ पर थाउजेंड ऑफ सेल्स बने होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं,
हर सेल के अंदर एक बिट स्टोर होती है, या तो वो बिट 0 होगी या जो है बिट क्या होगी 1 होती है, तो हम लोग बाइनरी डिजिट्स भी बोलते हैं। ये सारी जो है थोड़ी सी पुरानी इसके अंदर कॉन्सेप्ट, जैसे कि आप लोग को यहाँ पर शो हो रहा है 0 से लेकर 8 सेल हैं टोटल, और 0 से लेकर जो है वो 7 तक इनकी जो है वो नंबरिंग हुई है। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास आता है ईच बाइट इन अ मेमोरी हैज अ यूनिक नंबर असाइन टू इट। अब आपको अच्छे से पता है हर बाइट को एक यूनिक नंबर असाइन किया जाता है, और वो जो नंबर असाइन किया गया है वो उसका क्या कहलाएगा, एड्रेस कहलाएगा। जैसे यहाँ पर आपको शो हो रहा है ब्लॉक्स बने हुए हैं, ठीक है, हर एक को एक अलहदा से नंबर दिया गया है। जैसे यहाँ पर अगर 4 0 है, ये अलहदा नंबर है, 00001 0002, तो ये एड्रेसेस होते हैं सेल्स की, ठीक है। द नंबर इज नोन एज द एड्रेस ऑफ दैट बाइट। अच्छा, ये एड्रेसेस जो है ना, ये बाइट्स के एड्रेसेस हैं, ठीक है। फिगर में आपको जो है वो शो हो जाएगा कि किस तरह जो है किस स्कीम के थ्रू जो है वो इनकी ग्रुपिंग की जाती है। बाइट्स होते हैं, और बाइट्स को किस तरह जो है एक एक ब्लॉक के अंदर नंबर्स दिए जाते हैं, और वो नंबर उनका एड्रेस होगा। जैसे कि अगर हमारे घर की बात करें, हमारा घर जो है वो एक, फॉर एग्जाम्पल आप ले लें इसी तरह कि घर का आप लोगों को एक एड्रेस होता है, हर एक का यूनिक एड्रेस है, ठीक है। तो एड्रेस क्या है, वो उस जगह की लोकेशन बताती है। इसी तरह बाइट्स में ये जो नंबर्स दिए गए हैं ये एड्रेस हो गए, ये बताएंगे लोकेशन क्या है बाइट की। क्लियर हो गया यहाँ तक? द नंबर शोज इन द बाइट नंबर असाइन टू अ बाइट इज नोन एज एड्रेस ऑफ द बाइट। तो ये एड्रेस कहलाता है बाइट का। जो है वो हम लोग डाटा एक्सेस कैसे करते हैं, मेन मेमोरी में से डाटा आप एक्सेस कैसे कर सकते हो। मेमोरी के अंदर हम डाटा कैसे एक्सेस करते हैं? द मेन मेमोरी कैन बी व्यूड एज अ कलेक्शन ऑफ बाइट्स अरेंज्ड इन अ ऑर्डर। अब मेन मेमोरी जैसे कि हम लोगों ने बात की, कलेक्शन ऑफ बाइट्स है, और अरेंज किसमें है, एक ऑर्डर में अरेंज है। जैसे कि हम लोगों ने बात की थी एड्रेसेस की, ऑर्डर उनको मिलता है जैसे जैसे एड्रेस, मतलब कि जैसे जिस जिस नंबर से एड्रेस दिया गया है उस नंबर से जो है वो उस हिसाब से ऑर्डर तैयार हो गया हमारा। CPU can access any byte from main memory, ठीक है। द बाइट इन द मेमोरी कैन बी एक्सेस्ड बाय स्पेसिफाइंग इट्स एड्रेस। अब फॉर एग्जांपल आपको जो है वो एक एड्रेस के ऊपर से डाटा चाहिए था, आप सिर्फ उस एड्रेस को मेंशन करेंगे। मुझे 0003 से जो है वो डाटा चाहिए था, मैं उस एड्रेस को मेंशन करूंगी, CPU मतलब कि CPU उस एड्रेस को मेंशन करेगा, और मेन मेमोरी के इस हिस्से से जो भी इसके अंदर डाटा पड़ा होगा उसको फेच कर लेगा, ठीक है, कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग एक्सेस करने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी जगह पर जाना है, फॉर एग्जांपल आपको किसी जगह पर जाना है, तो आपके पास उस जगह का एड्रेस होगा, तो आप उस जगह पर इजीली जाएंगे, अपना काम करेंगे, और दैट्स इट। इसी तरह मेन मेमोरी में से अगर आप कोई डाटा एक्सेस करना चाह रहे हो, तो आप जस्ट क्या होगा, जो हमारा CPU होता है, प्रोसेसर होता है, वो एड्रेस मेंशन करता है, वहां से डाटा निकाल के उसके ऊपर जो भी एग्जीक्यूशन करनी होती है वो एग्जीक्यूशन हो जाती है। ओके, different bytes can be accessed directly in random order in equal amount of time. That is why it is called direct access memory. CPU हमारा जो कंप्यूटर है वो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी हमें देता है। क्यों? क्योंकि हम लोग रैंडमली कोई भी डाटा इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इसी वजह से इसको डायरेक्ट का नाम दे दिया गया है। अब हमारे ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि अगर हमने सेल नंबर 5 के ऊपर या एड्रेस 5 के ऊपर जाना है तो पहले 4 एड्रेसेस में से गुजर के फिर आप 5 के ऊपर जाओगे, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हमारे पास होती। हमें कंप्यूटर्स या प्रोसेसेस अलाउ करते हैं कि अगर आपको किसी जगह पर जाना है, डायरेक्ट आप उस जगह का एड्रेस मेंशन करें और वहां पर आप लोग जो है वो चले जाएं। आगे आती हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी दो तरह की होती हैं, एक होती है वोलेटाइल मेमोरी कंप्यूटर के अंदर, दूसरी होती है नॉन वोलेटाइल। अब नॉन वोलेटाइल एंड वोलेटाइल का कॉन्सेप्ट क्या था? वोलेटाइल का मतलब जो है वो बेसिकली यहाँ पर ये था कि अगर मेरी लाइट चली जाए, अगर मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, पावर ऑफ कर दिया मैंने, कंप्यूटर लाइट चलेगी, तो वहां से जितना भी मेरा डाटा टेम्परेरी था, वो जो रैम के अंदर गया था, वो खत्म हो जाए, कंप्यूटर क्लीन अप हो जाए, रैम उसकी जो है फारिग हो जाए। ओके जी, हमारी वोलेटाइल मेमोरी तो क्लियर होगी। अब देख लेते हैं हम लोग नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ऐसी मेमोरी कि अगर आप लोग कंप्यूटर टर्न ऑफ करें या पावर टर्न ऑफ हो जाए तो तब भी आपका डाटा लॉस ना हो, जो चीज आपने परमानेंटली सेव कर ली है, स्टोरेज के अंदर आपके पड़ी हुई है, वो वहीं पर सेव रहेगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी दो तरह, मतलब कुछ काफी टाइम्स की होती है, लाइक रोम होती है, फ्लैश मेमोरी हो सकती है, CMO ऐसे होती है। CMOS एक्चुअली में ये क्या है, कंप्यूटर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है, और ये इस्तेमाल क्यों होता है, ये इस्तेमाल होता है लॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करवाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन वोलेटाइल एंड वोलेटाइल का कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो चुका होगा आपका। वोलेटाइल आपकी वो मेमोरी जो कि जैसे ही आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ करो तो वो क्या हो, कंटेंट आपका
लॉस हो जाए। और नॉन वोलेटाइल वो कि आप कंप्यूटर टर्न ऑफ करें भी तभी आपका कंटेंट लॉस ना हो। अब इसकी एग्जांपल आपको कहाँ पर नजर आती है? अगर आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो और आपके मोबाइल की चार्जिंग जो है वो स्लो लो चुकी है, खत्म हो गई है और आपका मोबाइल टर्न ऑफ हो गया, तो जो भी आप वीडियो देख रहे थे वो क्या हो जाएगी? वो मेमोरी में नहीं होगी। आप जब कंप्यूटर ऑन करेंगे, मोबाइल ऑन करेंगे, आपको दोबारा से वो वीडियो लोड करके देखनी पड़ेगी। और नॉन वोलेटाइल में आएगी, जो चीज़ आपने डाउनलोड करके अपनी मेमोरी के अंदर सेव कर ली है, गैलरी में पड़ी हुई है आपकी चीज़, वो वैसी की वैसी सेव रहेगी। चाहे आप मोबाइल 10 मरतबा बंद करके चला लें, वो वहीं पर वहीं जो है वो सेव रह जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था नॉन वोलेटाइल एंड वोलेटाइल का। अभी के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट जो आप लोगों का काम है वो आप लोगों ने क्या करना है, रैम, ठीक है, उसको क्लियर करना है। रैम की तीनों टाइप्स ये आप फर्स्ट ईयर में मोस्टली हम लोग कर चुके होते हैं ये वाले क्वेश्चन। तो रैम और उसकी टाइप्स जो है वो आप लोग खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क है। और साथ ही आप लोगों ने जो है वो डिफरेंस करना है एस रैम का एंड डी रैम का। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर लेंगे मेमोरी मॉड्यूल से, और इसी के साथ जो है वो गो थ्रू करेंगे हम लोग। जितना भी रह जाएगा वो इंशाल्लाह हम लोग कवर कर लेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट मिलेंगे हम अगली लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना ध्यान रखें।